स्वागत है आपका बिहार करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जून 2024 के मंथली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट 25 करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ क्या है? तो पहला न्यूज़ जो हमारा है वो है बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बताया जा रहा है कि इस जो भत्ता नियमावली लाया गया है इसका कार्यान्वयन किसके तहत किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह नियमावली क्या है? तो बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से आप सभी को पता, पहले मनरेगा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में हम लोग इसको डिटेल से समझ लेंगे। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग मनरेगा इसलिए जानना जरूरी क्योंकि उसी से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, तो बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए मनरेगा की सबसे पहले बात किया जाए, तो मनरेगा कार्यक्रम जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2005 में इसके लिए क्या है, एक एक्ट लाया गया था। उसी एक्ट के सिफारिश के आधार पर जो है 2 फरवरी 2024 को मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और उस वक्त जब ये शुरुआत हुआ था उसका नाम था NREGA नरेगा। और इसकी शुरुआत जो 2006 में की गई थी, 2 फरवरी को, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से की गई थी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2009 में इसका डेवलपमेंट किया गया, अर्थात इसका नामकरण चेंज कर दिया गया और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर इसका नामकरण चेंज करके नरेगा से मनरेगा कर दिया। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। और इसका नाम हो गया मनरेगा, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये जब आया था इसके तहत ये बताया गया था कि लोगों को जो भी बेरोजगार हैं उनको साल में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और जो व्यक्ति पहले उनको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होता था। अगर उनको रोज़गार नहीं मिलता है तब उन्हें वो भत्ता दिया जाता। तो यही क्रियान्वयन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यही उपरोक्त नियम है। यही इसमें बताया जा रहा है कि यदि जो भी बेरोजगार व्यक्ति, जो भी रोजगार के इच्छुक है, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर उनको जो क्या बोला जाए कि यदि रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिनों के अंदर उन्हें अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो मांग की गई तिथि से तय तिथि उतने दिनों तक के लिए क्या करना होगा, सरकार को बेरोजगारी भत्ता के रूप में देना पड़ेगा। तो यही इसका आर्टिकल्स है। अब हम बात कर लेते हैं कि मनरेगा मजदूरी दर की बात किया जाए कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी दर कहाँ पे है, बिहार में क्या स्थिति है और सबसे कम कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मनरेगा का अगर मजदूरी दर जो है पहले 150 रुपये हो करता था स्टार्टिंग में, अब बताया जाए कि मनरेगा की मजदूरी दर में वृद्धि की गई और सबसे ज़्यादा जो है मनरेगा का दर ये है हरियाणा में। हरियाणा में आप देख सके कितना है, 374 रुपये है। वहीं बात किया जाए बिहार में, तो बिहार में अभी हाल ही में वृद्धि की गई है और बिहार में कितना हो गया, 245। इससे पहले अप्रैल वाले में हमने इसको डिटेल्स में डिस्कस किया है कि कितना मजदूरी दर में वृद्धि की है। और वहीं सबसे ज़्यादा बात किया जाए कि सबसे कम कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जो है मनरेगा मजदूरी दर। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका लिंकअप जो है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री से भी है और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस किया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की खासियत क्या थी, नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय कौन कौन पढ़े हैं, ह्वेन-सांग, इन सब के बारे में, और इसका विध्वंस बख्तियार खिलजी ने क्यों किया, किस वजह से किया, इसके बारे में बहुत ही डीपली जाके हमने डिस्कस किया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और उससे बहुत सारे प्रश्न BPSC के द्वारा पूछे गए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि 1600 साल के बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि 427 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1199 ईस्वी में बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे आग लगवा दिया गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो हमारे उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके द्वारा जो है इसको रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद वर्ष 2007 में जो है इसके लिए क्या किया गया, जो कुछ देश थे
एशिया के, उनको एक लाया गया कि हमको इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी को हमको पुनर्जीवित करना। तो वे लोग आपसी सहमति पे और 2007 में जो इसके बारे में डिटेल्स हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि संसद के द्वारा जो है 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था। कब? 2010 में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि संसद के द्वारा लाया गया था 2010 में। उसके बाद से इस दिशा में कार्य प्रगति पे। उसके बाद बताया जा रहा है कि 2014 में कहीं ना कहीं नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी किया गया और जो है 19 जून 2024 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन किया। वही बताया जाए कि 17 देशों के 400 स्टूडेंट अभी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि अभी जो वर्तमान कैंपस में बताया जाए कि पीजी और पीएचडी के 7 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट के 10 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। 40 क्लासेज और 2 शैक्षणिक ब्लॉक इसमें हैं। इन सब के बारे में उसके बाद ये बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था दुनिया का पहला रेसिडेंशियल आवासीय विश्वविद्यालय इसको माना जाता है। बताया जा रहा है कि इसमें जो था पुराने की बात किया जाए तो इसकी 9 मंजिलों में लगभग 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी। यहाँ पे पूर्वी और मध्य एशिया के करीब 10,000 स्टूडेंट पढ़ाई करने आया करते थे। यहाँ मेडिसिन, लॉजिक, मैथ्स, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल और स्टडी पर रिसर्च की जाती थी। वहीं जो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो महान व्यक्ति हैं दलाई लामा, उनके द्वारा जो है उन्होंने इसके बारे में कहा था कि हमारे संपूर्ण ज्ञान अर्थात बुद्धिस्ट नॉलेज का स्रोत नालंदा ही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन किया गया इसका क्या खासियत है। इस सब आर्टिकल को हमने दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से लिया है, आप देख सकते हैं उसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से निश्चित ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस है इसके आर्किटेक्ट कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके आर्किटेक्ट जो है बीबी जोशी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बिहार से संबंधित एग्जाम में आपको पूछने को जरूर मिलेगा ये एग्जाम्स में। कैंपस जो है लगभग 455 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कुल 221 संरचना है। वहीं बताया जा रहा है कि ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि इसमें जो लाइब्रेरी बनने वाली हो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है। वहीं बताया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। इस कैंपस से कार्बन समेत कोई भी नुकसानदेह केमिकल बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट बताया जाए इसका डेवलपमेंट इस प्रकार से किया गया कि गर्मी के दिन में भी यह कैंपस जो है ठंडा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैंपस की इमारतें डेसिकेंट इवोपोरेटिव तकनीक से बनाया गया है। कंप्रेस्ड स्टेबलाइज ईंटों की मोटी कैविटी वाली दीवारें हैं। ये गर्मी के मौसम में ठंडी और सर्दी के दिनों में गर्म रहेगी। 100 एकड़ में तालाब है जिसमें 150 एकड़ में पौधे लगाए गए हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट जो है हमारा इसी के संबंध में ये नालंदा विश्वविद्यालय का नवनिर्मित कैंपस, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि 19 जून को जो है प्रधानमंत्री जी जो है राजगीर में इसका क्या किए हैं, नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन किए हैं। इसमें बताया जा रहा है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि 17 देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इसलिए किया गया था कि जब 2007 में इसके नवनिर्मित कैंपस का निर्माण किया गया था, ये 17 देश भी इसमें शामिल थे कि हाँ नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में देखा ही कि वर्ष 2010 में इसके लिए जो क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया था संसद के द्वारा। उसके बाद इसके स्थापना की दिशा में काम विस्तारित हुआ। नेक्स्ट और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में हमने अलग से एक डिटेल्स में 18th लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था जब नया कैबिनेट बना था मोदी 3.0, उसके बारे में वहाँ पे भी डिस्कस किया था। अब इसको अलग से बिहार के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। नई केंद्रीय कैबिनेट अर्थात मोदी 3.0 में बिहार का प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार से कुल 8 व्यक्ति इसमें शामिल है, जिसमें 6 चेहरे नए हैं। इनमें से जो 8 हैं इनमें से 4 को जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, 4 को केंद्रीय कैबिनेट का और 4 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। और जो कैबिनेट मंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं ये देख लीजिएगा, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित ही पूछे जाएंगे 100%। तो देख लेते हैं। जीतन राम मांझी हैं, ये हम से हैं, ये हम पार्टी से हैं। इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय दिया गया है। वहीं जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय से सम्मानित किया गया। वहीं श्री गिरिराज सिंह की बात किया जाए, ये बीजेपी से हैं, इन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। वहीं एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इन्हें चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का पोस्ट दिया गया है। वही यहाँ पे इसके बारे में हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। ये जीतन राम जी को एमएससी मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन मंत्रालय, गिरिराज सिंह को जो है टेक्सटाइल और चिराग पासवान को जो है फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है। उसके अलावा जो 4 अन्य जो बच जाते हैं जो राज्य मंत्री है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टोटल 8 बनाए गए तो हमने डिस्कस किया, 4 जो है केंद्रीय कैबिनेट में, 4 जो है
गृह राज्य मंत्री राज्य मंत्री में। तो रामनाथ ठाकुर है, इन्हें कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। ये राज्य मंत्री लगा हुआ है। दोस्तों कैबिनेट क्या है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, इस सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। उसको आप चाहे तो इंडियन पॉलिटी वाले लेक्चर में जाकर ज़रूर देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद देखिए कि नित्यानंद राय हैं, इन्हें गृह राज्य मंत्री का पद दिया गया। वहीं जो सतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खनन राज्य मंत्री का पद दिया गया। वहीं राजभूषण निषाद को जो है जल शक्ति राज्य मंत्री से सम्मानित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से निश्चित प्रश्न पूछने को मिलेगा। तो वही चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है कि जो 8 मंत्री बने सो बीजेपी के 4 हैं। आपसे डिपार्टमेंट भी पूछा सके किस राजनीतिक दल से, तो इस ध्यान रखिएगा। बीजेपी से जो 4 है उनमें है गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और है राजभूषण चौधरी। वही जदयू से 2 हैं, रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह। वहीं हम से 1 है जीतन राम मांझी और एलजेपी रामविलास से 1 है चिराग पासवान। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब पर इतने चैनल हैं तो आपको हमारे ही चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं बिहार से संबंधित या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा ये है कि बिहार से संबंधित और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं अब तक हमने जो करंट अफेयर्स में कवरअप किया है वो मंथली करंट अफेयर्स में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून 2024 तक की वीडियो आपको मिल जाएंगे। TRD 3 और 70वीं BPSC को ध्यान में रखते हुए अपलोड कर दिए गए हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल में ये जून का रिकॉर्ड हो रहा है तो अब तक का ये अपडेटेड है। वहीं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया जा रहा है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इन सबको डिस्कस किया गया। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डेट और थीम से BPSC के द्वारा जो है लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। उसके पर्सन इन न्यूज को भी ध्यान में रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग, रेलवे, NTPC, रेलवे टेक्नीशियन, ALP को ध्यान में रखते बिहार लेखपाल को देखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर MCQs की भी तैयारी कराई जा रही है। और अब तक हमने उसमें 2 प्रति MCQs प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। तो ये सभी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें, चैनल के कंटेंट को देखें कि वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, सही मतलब सभी एग्ज़ाम के, तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें। अगर लग रहा है नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से संबंधित। ये 2 बिहार से संबंधित शख्स हैं। आप देख सकते हैं ये हैं रिंकी झा, ऋषिका और वरिष्ठ कवि हैं नारायण जी। इन्हें जो मिला है साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। इसको देख लेते हैं इन्हें कौन कौन से सम्मान मिला है। तो बताया जा रहा है कि रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है डॉक्टर नारायण जी को बाल कथा संग्रह के लिए साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसके अलावा दोस्तों हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग से डिस्कस किया। ये यहाँ ध्यान रखने की बात है, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है और यहाँ पे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमने लास्ट में साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2024 बिहार के 2 कलाकारों को यह सम्मान दिया गया है। हमने देख लिया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है रिंकी झा ऋषिका को मैथिली भाषा के लिए मिला है। किस पुस्तक के कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए। वहीं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार ये मैथिली भाषा के लिए जो बाल कथा संग्रह है डॉक्टर नारायण जी को अनार के लिए दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित प्रश्न पूछने जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि बिहार में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। पटना में मेट्रो तो बन ही रहा है, अब बिहार में पटना के अलावा अन्य 4 शहर हैं जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि यहाँ पे मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। ये जिले कौन कौन हैं ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया। इसके अलावा तो पटना में बन ही रहा है। तो ये अगर देख दिया तो 4 + 5 टोटल 5 जिले में मेट्रो हो जाएंगे, लेकिन पटना में भी कार्यरत है और यहाँ पे शुरुआत की जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। रूस के कुजान में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों ब्रिक्स गेम 2024 के बारे में हमने जून 2024 का जो
सेंट्रल और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट आएगा उसमें हमने डिस्कस किया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार के कंटेक्स्ट में कि आकाश कुमार जो है ये कांस्य पदक जीता। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में बिहार के आकाश कुमार ने किस पदक को जीता, या पूछा जा सकता है कि आकाश कुमार ने ये रूस के कुजान में कौन सा पदक जीता है। तो इस तरीके का आपको आंसर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार से संबंधित एक बहुत बड़ी खुशखबरी से संबंधित, इसके बारे में हमने ऑलरेडी रामसर साइट्स के संबंध में ये डिस्कस किया है, और उसके बारे में रामसर से संबंधित आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अब तक 3 वीडियो आए हैं। उसको देख लेने के बाद हमें नहीं लगता कि रामसर साइट से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे छूटेंगे। यहाँ पे क्या न्यूज़ है देख सकते हैं, ये है बिहार के पर्यावरण विभाग से संबंधित बताया जा रहा है, ए वंडरफुल डे ऑफ बिहार ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये विश्व पर्यावरण दिवस अब 5 जून को मनाया जाता है। उसी दिन ये बिहार सरकार को ये उपलब्धि मिला था, उसी के संबंध में ये बताया जा रहा है। क्या है तो देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है उन्हें जो है रामसर स्थल डिक्लेयर कर दिया गया है। और नागी कौन सा बना है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नागी जो है हमारा 81 है, और नकटी जो है ये क्या है 82, 82वां जो है रामसर स्थल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और बताया जा रहा है यही कि अब जो है बिहार में टोटल कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो बिहार में टोटल 3 रामसर साइट्स हो गए। 2 तो ये है और एक है हमारा जो सबसे पहला था, जो कि 2020 में उसे दर्जा मिला, तो वो था कांवरताल झील। उसके बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। और इसके अलावा जो नागी नकटी को मिला तो उसके बारे में डिटेल्स में भी डिस्कस किया, उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। वही देख सकते हैं यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि बिहार से 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए। ये है नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, जिला पूछा जा सकता है, और नकटी पक्षी ये भी जमुई, दोनों जमुई के हैं, और दोनों की स्थापना 1987 में हुआ है, और ये 81 और 82 नंबर रामसर होते हैं। इस तरीके से बताया जा रहा है कि देश में जो कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो 82 रामसर स्थल हो गए हैं। और बिहार से टोटल कितने हुए थे, बिहार से जो हो गए हैं टोटल 3 हो गए हैं। 2 तो एक है, और ये 2 यहाँ पे है, एक है कांवरताल झील जो कि बेगूसराय में है, तो ये 3 हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मिलेट्स महोत्सव 2024। इसका आयोजन पटना के रविंद्र भवन में 16 से 18 जून को हुआ, और इसका थीम है कैसे आहार को ही अपनी औषधि बना सकते हैं, कैसे आहार को ही अपनी औषधि बना सकते हैं, इस पॉइंट को। साथ ही इससे रिलेटेड MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यू वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे ऐड किया है कि मोटे अनाज के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना किया जाएगा, कहाँ पे किया जाए, गया के टनकुप्पा जिले में किया जाएगा, गया जिले के टनकुप्पा में किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तक। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आम महोत्सव से संबंधित। इसके उद्घाटन करता आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और बताया जा रहा है कि 22 जून को इसका उद्घाटन हुआ था। कहाँ पे, ये पटना में हुआ है। वही है आम महोत्सव से बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन जो है पटना के ज्ञान भवन में किया गया, और ये कब से कब है, तो 22 से 23 जून को, और इसका उद्घाटन करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताया जा रहा है कि जन औषधि केंद्र है उसका जो है अब विस्तारीकरण किया जा रहा है। अब जन औषधि केंद्र जो है उसका स्थापना रेलवे स्टेशन पे भी किया जाएगा। तो वही बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पे जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। भारतीय रेलवे ने कुल, ये याद रखिएगा, कुल 61 अर्थात 61 स्टेशन पे जन औषधि केंद्र खोलने का घोषणा किया है। और ये भी घोषणा किया है कि मार्च 2024 से पहले तक टोटल जो है 50 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। तो याद रखिएगा अगर मार्च 2000 देश भर में टोटल 61 खोले जाएंगे देश भर में, लेकिन मार्च 2024 से पहले कितने खोले जाएंगे, तो याद रखिएगा कि 50। अब ये जो खोले जाएंगे 61, उसमें जो है बिहार से 5 खोले जाएंगे। बिहार से कितने खोले जाएंगे, तो बिहार के 5 रेलवे स्टेशन पे क्या किया जाएगा, ये खोले जाएंगे, क्या है, जन औषधि केंद्र। तो ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं ये रेलवे स्टेशन कौन कौन है। तो एक है आरा, दूसरा है हाजीपुर, तीसरा समस्तीपुर, चौथा छपरा, और 5वां जो है भागलपुर। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एक 1 लाइनर है, इसमें है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाज टीम में बिहार की एकमात्र खिलाड़ी श्रेयसी सिंह का चयन हुआ है। ये कौन है, तो ये जमुई की है, और ये क्या है, निशानेबाज है, शूटर है। तो ये पूछा जा सकता है कि एकमात्र निशानेबाजी के रूप में किसका चयन किया गया, तो श्रेयसी सिंह का किया गया। ये जमुई से और निशानेबाजी शूटर है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स, बताया जा रहा है कि बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा
पश्चिम चंपारण जिले के बगहा को जो है राजस्व जिले का दर्जा 2025 तक दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में या फिर बिहार का राजस्व जिला कौन बनाया जाने की घोषणा किया गया है। तो बगहा को जो है राजस्व जिला का दर्जा दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सुलभ बालू पोर्टल। आप देख सकते हैं कि बालू का जो है किस तरीके से चोरी छुपे इसका खरीद बिक्री होता था, उसी को ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए जो है एक पोर्टल बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा। इसका नाम है सुलभ बालू पोर्टल। और इस पर क्या किया जाता है, बालू की गुणवत्ता के आधार पे उसका मूल्य होगा, वहाँ पे आप ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि बिहार के मधुबनी जिले से कर्नाट वंशीय 700 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। तो ये पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मधुबनी जिले से मिली है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी आई से भी ऊपर है ये, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा। यह है कि बिहार में भारत का दूसरा और बिहार का पहला, यानी कि ये भारत का सेकेंड वर्ल्ड म्यूजियम होगा, अर्थात पक्षी संग्रहालय। पूछा जाएगा कि देश का दूसरा पक्षी संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बिहार हो जाएगा। और बिहार का पहला तो ये बिहार ही, तो कहाँ पे बनाया जाए, तभी हमने डिस्कस किया वो नागी पक्षी अभ्यारण्य, जो ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। ये कहाँ पे स्थापना किया जा रहा है, तो जमुई जिले के जो है नागी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना 1987 में की गई और जमुई में है, जो कि क्या है बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम और देश का दूसरा बर्ड म्यूजियम होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स है। चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय मखाना सेमिनार से संबंधित है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार का जो सम्मेलन जो है पहली बार पूर्णिया में किया जा रहा है। पूर्णिया में कहाँ पे, 8 से 10 जून में। भोपाल लिख दिया गया, सॉरी भोला पासवान को भोपाल लिख दिया गया, तो भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय है यहाँ पे पूर्णिया में, वहीं पे इसका किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे जो इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है मखानों को वैश्विक पहचान दिलाना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो सिडबी है उसके साथ क्या किया, 50 करोड़ रुपए का समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा कि पटना में जो है साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अब इस साइंस सिटी का निर्माण किस देश के तर्ज पे किया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि ये लंदन में साइंस म्यूजियम लंदन है, उसी के तर्ज पे बनाया जा रहा है। और उसी का मुआयना करने के लिए, उसका रूपरेखा देखने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो नीतीश कुमार, वो क्या थे, लंदन के दौरे पे गए थे 7 से 11 मार्च। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है 7 से 11 मार्च किस देश की यात्रा पे थे, तो ये लंदन यात्रा पे गए थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VVI है। पूछा जा सकता है कि मेडिकल अर्थात जो है MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश। वहीं बात किया जाए सबसे इम्पॉर्टेंट कि दूसरा राज्य क्या, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे राज्य की, तो दूसरा राज्य हो जाता है बिहार, अपना बिहार है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मेडिकल की पढ़ाई जो है अब जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा में भी किया जाएगा। और हिंदी भाषा में शुरुआत करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश और दूसरा है हमारा प्यारा बिहार। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि बिहार का दूसरा एम्स कहाँ पे बनाया जा रहा है। बिहार का पहला एम्स तो आप सभी को पता है कि कहाँ पे है, तो ये पटना में है। अब वहीं बात किया जा रहा है कि बिहार का दूसरा एम्स कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये दरभंगा के शोभन में बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो है टोटल जो अब राशि आवंटित की गई, यह है 1264 करोड़। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि यह बिहार का क्या होगा, दूसरा एम्स होगा, जबकि पहला एम्स कहाँ पे है, पटना में है। नेक्स्ट है हमारा बिहार में, आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में 18th लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। NDA गवर्नमेंट की सरकार बनी है, नई केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी गठन हो। इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। आप चाहे तो उसको आप हमारे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर पे जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसी से संबंधित है नई मतदाता सूची। इसमें बताया जा रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो मतदाता सूची को अपडेट किया गया है। आप सभी को पता होगा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ये काम किया जाता है और इसका वर्णन आप देख सकते हैं आर्टिकल 324 से 329 के मध्य किया गया है। और किस भाग में है निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है भाग 15 में है।
तो उनके द्वारा जो क्या किया गया, नया अपडेटेड जो है मतदाता वोटर लिस्ट जारी किया गया है। तो उसके आधार पर बताया जा रहा है कि कुल वोटर से बिहार के कंटेक्स्ट में है कि बिहार में कुल वोटर कितना है, तो 7,64,33,329। ये एग्जैक्टली डाटा आप याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में कि कुल वोटर्स जो है बिहार में 7,64,33,329 है। ये महिला पुरुष सभी इसमें शामिल है 18 वर्ष से ऊपर, क्योंकि मत देने का अधिकार है 18 वर्ष से ऊपर। आप सभी को पता होगा कि पहले जो हमारे यहाँ मत देने का अधिकार था 21 वर्ष था, और जो है 61 संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से इसको घटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो वही बताया जा रहा है कि कुल वोटर्स जो है 7,64,33,329। अब बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इसमें क्या वृद्धि हुआ, तो टोटल 12 लाख का वृद्धि हुआ है। 12,09,347 की वृद्धि की गई है, जिसमें ये 12 लाख से ऊपर इस महिला पुरुष सभी है, 18 साल से ऊपर के सभी हैं। लेकिन टोटल जो है नए युवा वोटर कहने का कंटेक्स्ट यहाँ पे ये हो जाता है कि 18 साल वाले कितने जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं टोटल 7,79,360। इस पॉइंट को भी आप याद रखें, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये बिहार में पटना ज्ञान भवन में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, ये जोनल काउंसिल से संबंधित है। पूर्वीय क्षेत्र, आप सभी को पता होगा हमारे देश में कई तरीके के क्षेत्रीय परिषद हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद हो गया, उत्तर का हो गया, पूरब का हो गया, पश्चिम का हो गया, नॉर्थ ईस्ट के लिए फिर एक अलग अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो। तो उसी प्रकार का जो है पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये 18 से 19 जून को है नालंदा के राजगीर में किया गया। कहाँ पे पूछा जा सकता है कि पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये नालंदा के राजगीर में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 से 19 जून को। बताया जाए इस सम्मेलन में जो शामिल होने आए हैं ये हैं 16th वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये शामिल होने हैं और आए हैं। अब बताया जा रहा कि आपको पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी हमने 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत डिस्कस किया था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अरविंद पनगढ़िया बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगढ़िया। दोस्तों इंपॉर्टेंट्स जितने भी नियुक्तियाँ हुई हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जितना भी हुआ, इसका भी सेपरेट अलग से एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बनाया गया, आप चाहे तो उसको विजिट करके देख सकते हैं। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोग यहाँ पे आए थे। उसके बाद वहीं पे बताया, अगर हम 15th वित्त आयोग की बात की कि 15 वित्त आयोग के कौन थे, तो नंद किशोर सिंह थे, NK सिंह थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, एक बुक से संबंधित है, एक बुक लिखा गया है और ये बुक से संबंधित पूछा जा रहा है कि एक बुक है बिहार के पद्मश्री, इसके राइटर कौन है, तो ये है अशोक कुमार सिन्हा। बताया जा रहा है, नाम से इंपॉर्टेंट है कि बिहार के पद्मश्री, यानी कि आज़ादी के बाद से, यानी कि जब से पद्मश्री की शुरुआत की गई तब से बिहार के कितने व्यक्तियों को जो है पद्मश्री मिले हैं, उन सब के बारे में डिटेल्स में इसमें डिस्कस किया गया, उनकी जीवनी को लिखा गया, इसमें मान सकते हैं। तो अब तक बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद से आप देख सकते हैं, अब तक जो है जब से ये आज़ादी के बाद से नहीं, ये कहना उचित होगा कि जब से पद्मश्री की स्थापना हुई है, देने की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक देख सकते हैं टोटल जो है 15 व्यक्ति को जो है बिहार से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे पद्मश्री की बात किया जा रहा है, और पद्मश्री में आप जान सकते हैं कि पद्मश्री देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। दूसरा कहने का इस तरीके से क्योंकि इसके अंतर्गत 3 आते हैं, क्योंकि देश का सर्वोच्च सम्मान कौन है, ये है भारत रत्न। ये भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च सम्मान है, और वर्ष इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। और वर्ष 2024 में 5 व्यक्ति को दिया गया। कौन कौन है व्यक्ति जान रहे हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो 49वां जो था बिहार से संबंधित है कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरा थे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा है MS स्वामीनाथन, चौथा है चौधरी चरण सिंह, और 5वें थे आपको PV नरसिम्हा राव। इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो आप चाहे तो उसको देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। भारत रत्न में क्या खासियत है, सभी चीज़ को। अब हमने इसको दूसरा इसलिए बोला था क्योंकि इसमें पद्मश्री में 3 सम्मान होते हैं, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, उसका पद्मश्री होता है। तो इसमें 3 आ जाता है। पद्म विभूषण जो है ये देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, और पद्मश्री जो अलग से ये है देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। तो वही बताया जा रहा है कि अब तक जो है बिहार के 15 पद्मश्री विजेताओं का इसमें जीवनी लिखा गया। और आप सभी को पता होगा कि इस बार जो है कुल 132 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया वर्ष 2024 में।
तो इसमें किनको किनको दिया गया पद्मश्री इस बार जो है अब 132 को दिया गया, जिसमें से आप देख सकते हैं 5 को दिया गया था पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 बच जाते इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी लिंक मिल जाए क्योंकि इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। और बिहार से जो संबंधित थे, बिहार के बारे में देखा जाए तो ये इस बार जो पद्म विभूषण बिहार से मिला है ये थे बिंदेश्वर ठाकुर, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये याद रखिएगा, सुलभ इंटरनेशनल के हैं। वहीं बात किया जाए कि पद्म भूषण दिया गया था नहीं तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, सिपेश्वर ठाकुर था, इन्हें कालाजार जो वैक्सीन बना था, मेडिसिन बना था, उसके खोज में ये थे। और उसके अलावा जो 4 अन्य लोग थे उन्हें दिया गया था पद्मश्री। जैसे आप देख सकते हैं टिकुली कला के लिए अशोक कुमार विश्वास को, ध्रुपद गायक को दिया गया था। फिर एक और है शिवन पासवान और शांति देवी को एक साथ दिया गया था गोदना पेंटिंग के लिए। तो इसके बारे में हमने डिटेल्स में, इसको चाहे तो आप अलग से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है आज का 25वां नंबर। हमने कहा था कि 25 करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। यानी 2023 में जो साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से निश्चित ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है साहित्य पुरस्कार, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया हुआ था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 और बाल पुरस्कार 2024, ये है 2023 से संबंधित। ये मैथिली भाषा के लिए किन्हें दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो मैथिली भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है यह बासुकीनाथ झा को दिया गया, उनकी पुस्तक बोध संकेतन के लिए। तो याद रखिएगा कि मैथिली भाषा के लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो साहित्य अकादमी युवा है और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, ये साहित्य अकादमी अलग है ये 2023 के लिए। तो ये बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के लिए उनकी पुस्तक बोध संकेतन के लिए मिला है। वहीं 2023 के लिए अगर हिंदी भाषा में आपसे पूछा जाए तो हिंदी भाषा में दिया गया है, इनका नाम ही है संजीव, इनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के लिए किन्हें दिया गया है, तो इनका नाम संजीव ही है, इन्हें मुझे पहचान उपन्यास के लिए दिया गया। वहीं इंग्लिश के लिए बात किया जाए तो इंग्लिश के लिए दिया गया है, किन्हें दिया गया, नीलम शरण गौड़ को दिया गया है, इनकी पुस्तक है रेक्विम इन राग जानकी। नीलम शरण गौड़ को जो है इनकी पुस्तक रेक्विम इन राग जानकी के लिए इन्हें दिया गया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में जो है टोटल 24 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो था बिहार स्पेशल जून 2024 के 25 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही डीपली जाकर डिस्कस किया, जो बिहार से संबंधित और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जहां बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित ही देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिर से वही एक स्मॉल रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए कराया जा रहा है। आप चाहें तो एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें, कंटेंट देखें, कंटेंट और प्लेलिस्ट एटलीस्ट देखें कि किस प्रकार से हमारा प्लेलिस्ट बनाया गया था। प्लेलिस्ट देखेंगे उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ये एग्जाम्स के दृष्टिकोण से कितने इंपॉर्टेंट, कि स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए अलग है, डेली करंट अफेयर्स अलग है, मंथली करंट अफेयर्स अलग है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, सभी के लिए अलग अलग से बनाया गया और सभी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में और उससे रिलेटेड MCQs को भी डिस्कस किया गया। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो लेक्चर बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।